हेलो दोस्तों, आदि जुपाली एजुकेशन के हिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नए साम्राज्य और राज्य अध्याय 10। तो यहाँ पर ये एक फिगर दिया हुआ है जो अरविंद राजा का है, ठीक है ना। अरविंद अपने स्कूल में खेलने जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया है ना। इसे राजा की भूमिका करना था जो स्कूल में प्ले होता है उसमें, ठीक है। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचें उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि राजा के बारे में पहले ये बताया गया है कि राजा के बारे में जैसा हम लोग सोचते हैं कि राजा तलवार लेके आएगा, है ना, मूंछों पर ताव देगा, है ना। तो यहाँ पर राजा के बारे में बताया गया है कि राजा बीना भी बजाता है और कविता पाठ भी करता है, ठीक है ना। बीना बजाने वाला राजा कौन है? समुद्रगुप्त है। हम अभी पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। क्या बताती है प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है, ठीक है। हरिसेन ने क्या किया था? समुद्रगुप्त की जो रचना किए थे वो हरिसेन किया था। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। तो अभिलेख में इन्होंने क्या किया है कि अभिलेख में लिखा है। अभिलेख क्या? पत्थरों या लोहे पर गुदवाया हुआ जो रहता है उसको क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। ये पिछली जो हम अध्याय पढ़ाए हैं उसमें बता चुके हैं, ठीक है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं, ठीक है। यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे हमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र की सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व क्या हो गया? बढ़ गया। तो प्रशस्ति वही है, लेकिन ये खास किस्म का अभिलेख, जो अभिलेख तो ये जैसा अभिलेख होता है वैसा ही अभिलेख वही है, लेकिन इसमें प्रशंसा क्या हो? प्रशंसा से प्रशस्ति बना है, ठीक है ना। तो प्रशंसा क्या हो रहेगा? उसे हम क्या कहेंगे? प्रशस्ति कहेंगे, यानी प्रशस्ति पत्र। उसे क्या कहते हैं? प्रशस्ति पत्र। जिसमें प्रशंसा क्या हो रहेगा किसी के बारे में, उसे हम प्रशस्ति पत्र कहेंगे, जो अभिलेख ही रहेगा। अभिलेख का एक रूप है, ठीक है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है, ठीक है। क्या क्या है कि मतलब राजा के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में बताया है कि राजा एक योद्धा था। मैंने ये राजा जो समुद्रगुप्त था एक योद्धा भी था, युद्ध जीतने वाला राजा भी था, विद्वान भी था, एक उत्कृष्ट कवि भी था। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है कि प्रशस्ति पत्र जो लिखा हुआ था, है ना, जिसे हरिसेन लिखा था, उसमें क्या लिखा हुआ था। तब यहाँ लिखा हुआ है कि जिनका शरीर युद्ध के मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों, अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। पहले क्या होता था? पहले के बारे में कहा जाता है जो युद्ध लड़ते थे और जिनके ऊपर जितना घाव है वो उतना ही खूबसूरत लगते हैं। मतलब युद्ध का ये जो योद्धा होते थे उनके बारे में ऐसा ही कहा जाता था कि उनके ऊपर जितने घाव रहेंगे यानी वो उतना ही ज़्यादा युद्ध लड़ा है। आगे चलते हैं। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, जो चित्र हम आगे देखेंगे पहले हम ये देख लेते हैं। को गौर से हम देखोगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। हम नीचे देखेंगे तो उसमें क्षेत्र है जिसे हरे रंग से रंगा गया है, हम उसे देखेंगे अभी। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदुएं दिखेंगे। इसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र उस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। यह जो मानचित्र है प्रशस्ति में जो दिया गया है उसके आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। तो मानचित्र में देखिए 4 को क्या क्या बताया है। पहले मानचित्र देख लेते हैं हम पहले, ठीक है ना। तो ये है वो मानचित्र। देखिए यहाँ से ये गुलाबी क्षेत्र है, ये ठीक है। फिर ये ग्रीन क्षेत्र है, इधर ब्लू है, ठीक है। इसे हम पहले अभी देख लेते हैं, ध्यान रखते हैं। गुलाबी क्षेत्र में कौन कौन है? थानेसर है। ग्रीन वाले क्षेत्र में क्या है? कन्नौज है, प्रयाग है, पाटलिपुत्र है, नालंदा है, ठीक है। और नीचे ये जो दिए हुए हैं डॉट डॉट, रेड डॉट, ठीक है ना, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। जो हरा वाला क्षेत्र जो था वो क्या था? आर्यावर्त के 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उन्हें अपने राज्यों में मिला लिया था, ठीक है। ये है वो हरा वाला भाग।
इन क्षेत्रों को हराकर, इन क्षेत्रों में जो राजा थे उनको हराकर समुद्रगुप्त ने उनके राज्यों को अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ ही राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, जो लाल बिंदु दिए गए हैं इस तरह से बना हुआ है। दाहिना साइड में जो लाल बिंदु दिया गया है वो क्या है कि दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं, उनमें से कुछ की राजधानियों को, उसमें से ये लाल लाल बिंदु से कुछ कुछ राजधानियों को दिखाने का प्रयास किया गया है। इन सब ने हार जाने पर समुद्र के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति देती थी कि तुम शासन करो और जो हमको जितना हो सकता है उतना कर दे दो। ठीक है। उसके बाद आता है पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से किया गया है। जो ऊपर में बैगनी रंग का बनाया गया है, ऊपर में इस साइड में वो बैगनी रंग से बना हुआ है। उसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। बाह्य इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, जो पाकिस्तान की तरफ है, इस तरह से जो बना हुआ है इस तरह से, और ये पाकिस्तान की तरफ का जो है ना। बाह्य इलाके के शासन जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे कर दिया। ठीक है, इन क्षेत्रों के राजा ने अपनी पुत्रियों का विवाह क्या कर दिया? समुद्रगुप्त से कर दिया। और ये इसमें कहाँ के क्षेत्र भी आते हैं, यहाँ कहे जाते थे। ये श्रीलंका का जो क्षेत्र है ये भी इसी में आता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। वंशावली तो अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसे बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास होता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। ठीक है, अभी विक्रम संवत चलाया था तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। 58 यानी 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। किनके नाम से? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की था। आपको दो चीज़ याद हो गया, एक तो विक्रम संवत शकों को हरा दिए, उस पर बना कि हम शक को हरा दिए, उसको हमेशा याद रखें, इसलिए उस समय से एक नया कैलेंडर ही चालू कर दिया गया और इसमें एक उपाधि लिया गया विक्रमादित्य का। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से भी पता चलता है, जिन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इनके विषय में और जानकारी हम लोग अध्याय 10 में पढ़ेंगे। किनके बारे में? कालिदास और आर्यभट्ट के बारे में। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह से कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक शासक हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि वानभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। हर्षचरित कौन लिखे हैं? तो हर्षचरित वानभट्ट लिखा है। याद रखिएगा, ये पॉइंट बन गया आपका, हर्षचरित के लेखक वानभट्ट। इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है? हर्षवर्धन के बारे में हर्षचरित में लिखा गया है और वो लिखे हैं वानभट्ट। ठीक है, हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वयं त्सांग है ना, स्वयं त्सांग, जिनके बारे में हम लोग 9 में पढ़ चुके हैं। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया। जो भी बताते थे हम लोग, जो भी तीर्थयात्री आते थे वो जो कुछ भी देखते थे उसका वर्णन अपने एक डायरी रखते थे, उसमें वो कर देते थे। ठीक है, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। कहाँ के राजा बने? थानेसर के। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तो ठीक है, कन्नौज के राजा कौन थे? कन्नौज के राजा उनके बहनोई थे, लेकिन उनके बहनोई जब मार दिया गया, किनके द्वारा? बंगाल के शासकों द्वारा। तो वो क्या कर लिया? कन्नौज पर भी अपना अधीनता, वहाँ पर जाकर क्या कर लिया? वहाँ का शासन अपने हाथ में ले लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को
मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ठीक है ना, आगे जाके इनको कौन रोक दिया? पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें रोक दिया, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव, चालुक्य दक्षिण भारत के, यह सभी दक्षिण भारत किसे कहते हैं? नीचे का जो एरिया है वो सब क्या कहलाता है? दक्षिण भारत कहता है। तो इस काल में पल्लव, चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। किनका? पल्लवों का शासन। जबकि चालुक्यों का शासन कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी एहोल, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? एहोल। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर बने। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानी को निशाना बनाया जाता था। जो समृद्ध राज्य थे, मैंने जहाँ आक्रमण करेंगे वहां से कुछ मिलने के लिए रहेगा, तभी तो हम आक्रमण करेंगे, नहीं तो आक्रमण करने से क्या फायदा है? फिर पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति पत्र से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछले 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। ठीक है, रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों को अपना अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया। पुलकेशिन द्वितीय किसका? पुलकेशिन द्वितीय का कवि कौन था? राजकवि रवि कीर्ति। ठीक है, हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे सहन लेनी पड़ी। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्यों के अंदर राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों, यानी चोल भी कह सकते हैं, चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में हम लोग कक्षा 7 में पढ़ेंगे, मतलब 7 क्लास जब आएगा तो। ठीक है, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि का कर सबसे महत्वपूर्ण था। भूमि कर लेते थे, पहले हम बता चुके हैं कैसे राजा राज्य चलाते थे। प्रशासन के प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजा ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर क्या क्या किए भाई, देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए। ठीक है, उनका बेटा, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में बहुत प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिलों का नेता। सार्थवाह मतलब क्या होता है? व्यापारियों के काफिलों का नेता। प्रथम कुली किसे कहते हैं? मुख्य शिल्पकार। ठीक है, तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर उस समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। ठीक है, एक नए प्रकार की सेना, इसमें नए प्रकार की सेना बनी। क्या बनी? एक नए प्रकार की सेना होती थी। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था, है ना। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। माने एक अपनी सेना होती थी किसी के पास, और वो युद्ध के समय में उनसे क्या लेते थे? उनसे सहायता लेते थे। और उसके बदले में जब जीत जाते थे तो उनके बदले में उनको जो भी पैसा मिलता था या ज़मीन ही दे देते थे। ज़मीन में फिर से वो ज़मीन उगाते थे, उस जो खेती करते थे उनसे कर लेते थे, और कर लेने के बाद किसे क्या करते थे? उससे अपना सेना को चलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। राजा थोड़ा सा दुर्बल न पड़ गया कि वो क्या करते थे? सामंत अपना अलग राज्य बनाने की कोशिश कर लेते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। सभा किसे कहते हैं?
कि ब्राह्मण भूस्वामी का जो संगठन था उसे हम सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़ी विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी, है ना। तो ब्राह्मण क्या करते थे, एक जगह एक संगठन बना लेते थे, भूस्वामी का एक संगठन, जो ब्राह्मण भूस्वामी होते थे उनका एक संगठन हो जाता था, और वो सड़क कैसे बनेगा, काम कैसे होगा, उस पर वो क्या करते थे, चर्चा करते थे, ठीक है। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। जहाँ पर ब्राह्मण होते थे वहाँ पर सभा, और जहाँ पर ब्राह्मण नहीं होते थे वहाँ पर उर, उसको नाम दिया गया है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था, व्यापारियों के संगठन का क्या नाम था, नगरम, ठीक है। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही, शताब्दी मतलब 100 वर्षों से ज़्यादा, 100 वर्षों तक काम करती रही, ठीक है। आगे चलते हैं। उस जमाने में आम लोग, उस जमाने के आम लोग कैसे थे, आम लोग मतलब नॉर्मल आदमी कैसे थे। जन साधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य शास्त्रों से, स्रोतों से मिलती है। चलो हम इसके बारे में कुछ देखते हैं, क्या क्या था वो स्रोत। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चरित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, ठीक है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते थे। जब हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ाए हैं तो उसमें ये बताए थे कि आम लोगों की भाषा प्राकृत होती थी और ब्राह्मण एवं राजाओं की भाषा संस्कृत होती थी, ठीक है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम था, किनका, कालिदास का, इसे नोट कर लीजिएगा। नामक एक राजा और दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी। अभिज्ञान शकुंतलम में क्या है, एक दुष्यंत नाम के राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है, ठीक है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। इसको हम पढ़ेंगे ये क्या है, उसके बाद पहले आगे चलते हैं। चीन तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों के दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक एक टुकड़े पर चोट करते थे, लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है, ठीक है। अब ये राजा की सेना कैसी थी इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। राजा की सेना, राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, सोने, जिसमें सोने की पैदान भी शामिल थे, खाने पीने के सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार, नगाड़े, बिगुल, तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गाँव लोगों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। जब राजा का सेना चलता था तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती थी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कालिदास द्वारा लिखा गया अभिज्ञान शकुंतलम का एक छोटा सा पाठ यहाँ पर है, उसे हम देखते हैं। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, ठीक है। शकुंतला जो नाम था, जैसे प्रेम कहानी अभी है मछुआरा की प्रेम कहानी में, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निकल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुँचा, ठीक है, नहीं, मछली को पकड़ लिया मछुआरा और उसको काटा तो उसमें से अंगूठी निकला होगा। तो इस अंगूठी को लेकर, बहुत कीमती था, तो इस अंगूठी को लेकर वो राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा इस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चले गए। मतलब इसकी आगे कहानी आपको पढ़नी है तो अभिज्ञान शकुंतलम पढ़िए कि क्या होता है, ठीक है। तो कहानी बहुत अच्छी है, इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं अन्यंत्र में। अन्यंत्र इसमें देखते हैं क्या है, उस समय और दूसरी दुनिया में क्या हो रहा था वो देखते हैं।
मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बदुईन थे जो घुमक्कर कबीले होते थे। घुमक्कर कबीले कौन थे? बदुईन। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुस्थल में स्वस्थ रह सकता है। मैंने क्या कहते हैं, मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? ऊँटों को कहते हैं। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। कहाँ की थी? इस्लाम का जो शुरुआत किए थे वो अरब में किए थे। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना गया था। उनके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। अब कुरान देखते हैं, कुरान में क्या बताया गया है। ठीक है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा पुरस्कार रखा है। मतलब जो इतना काम करता है इन सब के लिए क्या पुरस्कार में क्षमा रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, भारत में फैल गया। अरब नाविक जो उस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था। किसको? जिसको कहते हैं पाकिस्तान आज जो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आज हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़े प्रशस्त्री, आर्यावर्त, दक्षिणापथ, वंशावली, अनुवांशिक पदाधिकारी, सामंत, सभा, नगरम। ठीक है, ये सबको हम पढ़ लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज का ये चैप्टर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।